चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये भारत की आज़ादी का 75वां साल है और इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हम हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत तिरंगे को याद करते हुए उन घटनाओं को भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज़ादी के समय में उस वक्त में घटी थी। उन हलचलों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे देश के आज़ादी के मतवालों ने उस वक्त में अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था। न्यूज़ अड्डा इंडिया के कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी के माध्यम से हम आप तक उन घटनाओं को, उस दौर को, उस वक्त को सदृश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था वो वक्त, किस तरह का वो मंजर था और किस तरह से आज़ादी के मतवाले बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी आहुति दे रहे थे, डटकर लड़ रहे थे। आंदोलन लगातार चल रहा था, हर मोर्चे पे लड़ाई चल रही थी और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि अंग्रेज अब इस देश से जितनी जल्दी हो सके बाहर जाएं, वरना उनके लिए ये देश एक खौफ, एक डर बन जाएगा जिसे शायद वो कभी भुला नहीं पाएंगे। ये वही दिन है। देखिए, ये तारीख थी 9 अगस्त 1947 की। सोडेपुर आश्रम कोलकाता के उत्तर में स्थित यह आश्रम वैसे तो शहर के बाहर ही है, यानी कलकत्ता से लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर है। अत्यंत रमणीय वृक्षों, पौधों, लताओं से भरपूर यह सोडेपुर आश्रम गांधी जी का सबसे पसंदीदा जगह था। जब पिछली बार वो यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि यह आश्रम मेरे अत्यंत पसंदीदा साबरमती आश्रम की बराबरी करता है। आज सुबह से ही इस आश्रम में बड़ी हलचल हो रही थी। वैसे तो आश्रम के निवासी सुबह जल्दी ही सोकर उठते हैं, लेकिन आज गांधी जी आश्रम में निवास करने आ रहे हैं, इसलिए पिछले सप्ताह से ही इसकी तैयारी चल रही थी। स्वच्छता, साफ सफाई तो प्रतिदिन नियमित होती हैं, परंतु आज कुछ विशेष रूप से हो रही है क्योंकि बापू यहाँ आने वाले हैं। विशेषतः सतीश बाबू का उत्साह देखते बन रहा था। सतीश बाबू यानी सतीश चंद्र दास गुप्ता सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापित की गई भारत की सबसे पहली केमिकल कंपनी अर्थात बंगाल केमिकल वर्क्स में सतीश बाबू की अच्छी खासी नौकरी थी। ये यहाँ सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत थे। चूंकि वो वैज्ञानिक थे इसलिए कई प्रयोग भी करते थे, परंतु उनकी पत्नी हेमप्रभा और वो स्वयं एक बार गांधी जी की संपर्क में आए और उनका जीवन एकदम बदल गया। लगभग 26-27 वर्ष पहले, यानी ठीक से कहा जाए तो सन 1921 में सतीश बाबू ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता के बाहरी इलाके में स्थित यह सुंदर सा आश्रम स्थापित किया। आजकल सतीश बाबू और हेमप्रभा दीदी आश्रम में ही रहते हैं। हेमप्रभा दीदी पर गांधी जी का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उन्होंने एकदम शुरुआत में ही गांधी जी के आंदोलन को जारी रखने के लिए उनके पास जितने भी सोने के गहने थे गांधी जी को दान में दे दिए थे। सतीश बाबू भी इस मामले में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी पे अभिमान किया था और उसकी हौसला अफजाई की थी। सतीश बाबू ने इस आश्रम में बहुत सारे प्रयोग किए। मूलतः वो वैज्ञानिक हैं, साथ ही गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने अपने आश्रम में सस्ती और सरल ऑयल प्रेस बनाई, साथ ही एक बांस के पल्प से कागज बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी उन्होंने स्थापित किया। इस आश्रम में ही निर्मित किया गया। इस कारखाने से उत्पादित होने वाला कागज थोड़ा खुरदरा होता है, लेकिन यह अच्छा दिखता है। इस कागज से आश्रम का काम चल जाता है। आश्रम की सारी स्टेशनरी
सतीश बाबू के बनाए हैं। इसी कागज पर छपती है सारी चीजें। थोड़ा बहुत कागज बाहर भी बेचा जाता है जिससे कुछ पैसे आ जाए। सतीश बाबू यह जानते हैं कि गांधी जी इस आश्रम से बहुत प्रेम करते हैं। वर्ष 1.5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ आकर 1 महीने ठहरते हैं। फिर उनसे भेंट करने के लिए बड़े बड़े नामचीन नेता आश्रम में आते हैं। यह सारी कवायद में इन महान लोगों के आवागमन से आश्रम का वातावरण पवित्र हो जाता है। सतीश बाबू को स्मरण है कि 7-8 वर्ष पहले यानी लगभग 1931 में उनकी सुभाष बाबू से भेंट यहीं पर हुई थी। गांधी जी, सुभाष बाबू और नेहरू, बस यही तीनों थे। गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाए। इसी समस्या का कोई हल निकालने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस का यह अधिवेशन समाप्त होते ही तत्काल ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में समस्या का कोई हल तो निकला नहीं, उल्टे सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़कर चले गए। सतीश बाबू गांधी जी के जितने भी भक्त हों, परंतु फिर भी उन्हें इस बात का बहुत दुख पहुंचा था कि सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़कर चले गए। बहरहाल सतीश बाबू ने अपने इन यादों को झटक दिया क्योंकि गांधी जी के आने का समय हो चुका था। कोलकाता में वैसे भी सूर्योदय जरा जल्दी ही होता है। इस कारण सुबह 4:45 बजे के आसपास ही बाहर ठीक ठाक उजाला हो जाता है। बस अब अगले 1 घंटे में गांधी आश्रम में पधारने वाले थे। उधर दूर दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन में सुबह से ही हलचल थी। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर नाबखरे कल ही ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे थे। डॉक्टर खरे एक जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे। खरे साहब वैसे तो मूलतः कांग्रेस के थे, लेकिन 1937 में मध्य भारत प्रांत में वो पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। लेकिन डॉक्टर खरे लोकमान्य तिलक की परंपरा से तैयार हुए गरम दल गुट के नेता थे। उन्हें कांग्रेस द्वारा सतत मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए जब वो इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखते थे तो नेहरू और गांधी को यह कतई पसंद नहीं आता था। ऐसे में गांधी जी ने डॉक्टर खरे को सेवाग्राम के आश्रम में बुलाया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया था। यह सुनकर डॉक्टर खरे ने एकदम सहज रूप से गांधी जी से कहा कि मेरी वर्तमान मनस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस्तीफे का मसौदा आप ही लिख दीजिए। डॉक्टर खरे इतनी सरलता से त्यागपत्र देने को राजी हो गए। यह सुनकर गांधी जी आनंदित हो गए और तत्काल उन्होंने एक कागज पर अपने हाथों से अपनी हस्तलिपि से डॉक्टर खरे का इस्तीफा लिख दिया। वह कागज लेकर डॉक्टर खरे शांति से उठे, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपनी कार से नागपुर जाने के लिए निकल पड़े। यह देखकर गांधी जी चौंक गए और उन्होंने पीछे से चिल्लाने कहा, अरे ये क्या करता है, कहाँ जाता है? डॉक्टर खरे ने वो पत्र लेकर नागपुर आए। गांधी जी के हाथों से लिखा हुआ वह त्यागपत्र उन्होंने नागपुर के सभी अखबारों में प्रकाशित करवा दिया और जनता के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वयं गांधी जी किसी प्रकार एक मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर मुझसे इस्तीफा लेने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे चतुर डॉक्टर खरे आजकल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी सहायता करने के लिए पंडित मौली चंद्र शर्मा जैसे जबरदस्त व्यक्ति भी थे। पंडित शर्मा की पृष्ठभूमि भी कांग्रेसी ही है। 1930 और 1931 में लंदन के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, परंतु वो भी कांग्रेस द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने के कारण हिंदू महासभा के निकट आ गए थे। आज तो साक्षात तात्याराव सावरकर हिंदू महासभा भवन में उपस्थित होने जा रहे थे, इसलिए आज सभी के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता के फूल खिले हुए थे। सुबह नाश्ता करके ठीक 9 बजे हिंदू महासभा के केंद्रीय समिति की बैठक आरंभ हुई। बैठक में हिंदू महासभा द्वारा घोषित मुद्दों पर चर्चा शुरू की गई।
खंडित हिंदुस्तान में सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वास्तविक प्रस्तावित पाकिस्तान में हिंदुओं की जो और स्थिति रहेगी, ठीक वैसी ही स्थिति खंडित हिंदुस्तान में बचे हुए मुसलमानों की रहे, यह मांग उठाने का मसला तय हुआ। हिंदी भाषी प्रांतों में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के में समस्त प्रशासनिक कार्रवाई होगी, ये भी मांग रखने के लिए प्रस्तावित हुआ। अन्य प्रांतों में भले ही पढ़ाई के माध्यम स्थानीय भाषाओं और लिपि में हो, परंतु फिर भी राष्ट्रभाषा हिंदी को ही प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में मान्य किया जाए। इसके अलावा अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण सहित अनेक मांगे हिंदू सभा की इस बैठक में रखी गई थी। कम से कम खंडित हिंदुस्तान में तो हिंदू अपने पूर्ण अभिमान और गर्व के साथ सिर ऊंचा करके रह सके, इसी उद्देश्य से ये सारे नेता भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रयास कर रहे थे। बैठकों का दौर चल रहा था। जुमे की दूसरे दिन सुबह यानी शनिवार 9 अगस्त की ये सुबह थी। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यह उनके लिए प्रिय पाकिस्तान में दूसरी सुबह थी। कराची का यह विशाल बंगला जिन्ना का अस्थायी निवास था। जिन्ना के दिमाग में इस समय असंख्य बातें एक साथ चल रही थी। नए पाकिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, यह भी न्याय व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी होगी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा, प्रशासनिक पाकिस्तान का राष्ट्रगीत कौन सा होगा। इस अंतिम प्रश्न पर आकर जिन्ना एकदम ठहर गए। वास्तव में अन्य सभी बातों पर तो उन्हें गहराई से विचार किया था, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रगीत अर्थात कौमी तराना पर खास चर्चा नहीं हुई थी। अब आधिकारिक रूप से नया पाकिस्तान निर्माण होने में केवल 5 दिन ही बचे थे। जब जिन्ना दिल्ली में थे, उसी समय उन्होंने कुछ कवियों की रचनाओं को निशान लगा रखे थे। वह रचनाएं कल अचानक उन्हें याद आई। उन्हीं कवियों में से एक नाम था जगन्नाथ आज़ाद का। ये मूलतः लाहौर के पंजाबी हिंदू हैं, लेकिन उर्दू भाषा पर इनका ज़बरदस्त प्रभुत्व है। जिन्ना ने सोचा कि आज़ाद हालांकि काफिर हैं, लेकिन उनसे मुझे क्या, अगर कोई बढ़िया गीत उर्दू में लिख कर दे दें तो मुझे और क्या चाहिए। उन्होंने निश्चित किया कि पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने के लिए इस आज़ाद नाम के कवि को ही बुलाया जाए। कल दोपहर में ही उन्होंने लाहौर से आज़ाद को बुलवाने का निमंत्रण दिया। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। जिन्ना ने अपने सचिव को आवाज़ दी और पूछा कि लाहौर से कोई जगन्नाथ आज़ाद आए हैं क्या। सेक्रेटरी ने बताया कि वो सुबह ही आ गए हैं। जिन्ना ने कहा कि उन्हें अंदर भेजो। जगन्नाथ आज़ाद बमुश्किल 30 वर्ष का युवक था। जिन्ना ने ऐसी कल्पना की थी कि उर्दू में ऐसे गंभीर एवं प्रलभ शायरी करने वाला व्यक्ति कोई 50 वर्ष का अधेड़ होगा। जिन्ना ने जगन्नाथ आज़ाद को बैठने को कहा, उनके हाल चाल पूछे और उनसे पूछा कि क्या उनके पास पाकिस्तान का कोई कौमी तराना बन सके, ऐसे कोई लेखनी है क्या। जगन्नाथ आज़ाद के पास उस समय तत्काल कोई गीत तैयार नहीं था, परंतु उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार उन्होंने एक रचना की थी, वही जिन्ना को सुनाने लगे। ए सरजमी ए पाक, जर्रे तेरे हैं आज, सितारों में ताबनाक, रोशन है कश्मकश से कहीं आज तेरे खाक, तुंदी ए हसदा पे, गालिब है तेरा सवार, दामन वो सिल गया जो था मुद्दतों से चाक, ए सर जमीने ए पाक। बस 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 यही चाहिए था मुझे। जिन्ना ने इतना कोई तराना पसंद आ गया था और इस पे जिन्ना ने अपनी मुहर लगा दी थी। इस प्रकार एक काफिर द्वारा लिखा गया एक गीत वतन पाकिस्तान का कौमी तराना बनेगा, ये सुनिश्चित हो गया। अब वही 9 अगस्त 1900 की सुबह दोपहर है, शनिवार का दिन है। अमृतसर के लिए आज का दिन बेहद तनाव भरा है। अमृतसर में पूरे शहर में मुसलमानों की संख्या अधिक है। सीमावर्ती गांव में
दंगे की खबरें आ रही हैं लगातार। इस कारण सिख, हिंदू और मुसलमान सभी क्रोधित हैं। सिखों ने अपने प्रमुख गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर में कट्टर और बहादुर निहंगों का पहरा लगा रखा है। सिख नहीं चाहते कि गुरुद्वारे का पवित्र सरोवर दंगाई मुसलमानों के कारण अपवित्र हो जाए। सुबह लगभग 11:30 बजे 12 बजे के आसपास अमृतसर रेलवे स्टेशन के तांगा स्टैंड के सादे कपड़ों में छिपे हुए दर्जनों पुलिस वालों ने घेर रखा है। उन्हें यह सूचना मिली है कि मुस्लिम लीग का कट्टर पठान कार्यकर्ता मोहम्मद सईद आज अमृतसर आने वाला है। यह हत्यारा बड़े बड़े हत्याकांड रचने में उस्ताद है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, उर्दू में लिखे हुए कुछ पत्र और देसी बम बरामद हुए। अमृतसर में संभावित किसी बड़े हत्याकांड को मूर्त रूप देने आए मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी एक बड़ी घटना थी, जो एक बड़ी घटना को टालकर चली गई। उधर दिल्ली में सर सिरिल सिरिल रेडक्लिफ साहब के बंगले से कोई खास चहल पहल नहीं है। बंगले के 3-4 कमरों में जो असंख्य कागज पसरे थे, उन्हें विभिन्न संदूकों में भरने का काम चल रहा था। सर रेडक्लिफ का अधिकांश कार्य समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन रेखा खींची जा चुकी है। इस काम में उन्होंने न्याय किया अथवा अन्याय, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक पक्ष कहता है कि न्याय हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष को यह सरासर अन्याय लगता है। अलबत्ता सारे आरोपों को झेलते हुए वो भी अब विभाजन की रेखा को तैयार हो चुके हैं। वायसराय साहब ने आज सुबह ही रेडक्लिफ की चर्चा हुई थी। इस विस्फोटक वातावरण में विभाजन की स्पष्ट रेखा को सार्वजनिक करना एक तरह से आग में घी डालने जैसा था। ऐसा करने पर दंगों को और भड़काने के आसार थे और ज़्यादा खून खराबा होगा। फिलहाल इसे यहीं रोकना आवश्यक है। इस कारण यह तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के 1-2 दिन बाद ही विस्तार से विभाजन का संपूर्ण खाका सार्वजनिक किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी कम से कम 8-10 दिन रेडक्लिफ साहब का ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं रहेगा। वो इसी बेचैनी के आलम में रहेंगे। दक्षिण के हैदराबाद में अपने विशाल महल में हैदराबाद रियासत के निज़ाम उस्मान अली अपने दीवान के साथ गंभीर चर्चाओं में व्यस्त हैं। उन्हें अभी तत्काल एक पत्र जिन्ना को भिजवाया है। हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखने के लिए उन्हें नए बनने वाले पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। उनके दीवान द्वारा तैयार किए गए पत्र पर निज़ाम साहब ने बड़ी ही लफ़ेबाज उर्दू में अपने हस्ताक्षर किए और अपना एक खास दूत कराची के लिए रवाना कर दिया। अगले 1 सप्ताह के भीतर स्वतंत्र होने जा रहे खंडित भारत से बिल्कुल बीचों बीच इटली जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल वाले एक मुस्लिम रियासत स्वतंत्र और स्वायत्त रहने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहा था। उधर बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित सिंगापुर में शासकीय कर्मचारी की छुट्टी हो चुकी है। वैसे भी शनिवार को सिंगापुर में शासकीय कार्यालय पूरे दिन के लिए काम नहीं करते हैं। सिंगापुर के मरीना बे क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी यूनियन के एक छोटे से कार्यालय में बहुत से शासकीय कर्मचारी एकत्रित हुए और सभी कर्मचारी ये भारतीय हैं। ये कर्मचारी सिंगापुर सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को शुक्रवार है। जाहिर सी बात है कि शासकीय एवं अन्य कार्यालयों में अवकाश नहीं है। 15 अगस्त को इन सभी भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रिय देश स्वतंत्र होने जा रहा है। इस अवसर पर ये सभी भारतीय उस खास दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने की चाहत रखते हैं और इसीलिए ये सभी 15 अगस्त की छुट्टी की मांग कर रहे थे और इसी के बाबत वो पत्र था। इसी अवकाश को प्राप्त करने के लिए एक पत्र तैयार किया गया जो सिंगापुर सरकार को इनके द्वारा दिया जाएगा।
अमृतसर शहर और समूचे जिले में जबरदस्त तनाव का वातावरण है, क्योंकि यह खबर चारों तरफ फैल चुकी है कि पुलिस ने मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटनाक्रम से मुसलमान बेहद चिढ़ गए और दोपहर से ही उन्होंने सिख एवं हिंदू की दुकानों मकानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। शाम होते ही यह दंगा संपूर्ण जिले में फैल गया और मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड दंगा और खून खराबा करने में सबसे आगे रहे। अमृतसर के पास स्थित जबलफाद गांव में उन्होंने 100 से अधिक हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया। लगभग 60-70 जवान लड़कियों को उठा ले गए। धापाई गांव पर तो लगभग 1000 मुसलमानों इकट्ठे होकर हमला कर दिया। हालांकि सिखों की तरफ से इसका प्रतिकार भी हुआ। गाजीपुर गांव में 14 मुसलमान भी मारे गए। ये सारी खबरें हैं उस दिन की। दंगों के भीषणता और क्रूरता को देखते हुए मेजर जनरल T.W. रिस के नेतृत्व में जो सैनिक तैनात किए गए थे, उनमें से मुस्लिम नेशनल गार्ड के सैनिक भिड़ गए। शाम के उस धुंधले भरे वातावरण में लगभग 1 घंटे तक मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड और सेना के बीच युद्ध जैसे हालात बने रहे। उधर कुछ ही मील दूरी पर स्थित पंजाब की राजधानी लाहौर में एक खबर टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाई गई। पंजाब के गवर्नर सर इवान मेरेडिथ जेनकिंस ने यह टेलीग्राम बड़े ध्यान से पढ़ा और तत्काल उन्होंने अपने सचिव को बुलाया तथा संपूर्ण पंजाब प्रांत में प्रेस सेंसरशिप के आदेश जारी कर दिए। इसका अर्थ यह था कि शनिवार 9 अगस्त को अमृतसर और इसके आसपास हुए भीषण रक्तपात की खबरें अगले दिन पंजाब के किसी भी समाचार पत्र में दिखाई नहीं देगा। उधर पूर्व दिशा में कलकत्ता के पास स्थित सोडेपुर आश्रम में गांधी जी के सायंकालीन प्रार्थना की तैयारी चल रही है। प्रार्थना से पहले डॉक्टर सुनील बसु ने गांधी जी के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण किया। सन 1931 में जब गांधी जी सोडेपुर आश्रम में 1 माह तक ठहरे थे, तब डॉक्टर सुनील बाबू ने ही गांधी जी के स्वास्थ्य का चेकअप किया था। स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद सुनील बाबू ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में गांधी जी का स्वास्थ्य एकदम स्थिर बना हुआ है। उनके स्वास्थ्य में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 1949 के 1 माह के प्रवास के दौरान उनका वजन 112 से 114 पाउंड के बीच था और आज भी 113 पाउंड के करीब है। उनका हृदय और फेफड़े एकदम व्यवस्थित हैं, काम कर रहे हैं। उनकी नाड़ी की गति भी बराबर है। संक्षेप में कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। आज शाम को गांधी जी की प्रार्थना कलकत्ता के परिस्थिति पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने क्या किया अथवा क्या नहीं, इसकी व्याख्या में हमें नहीं जाना है, परंतु 15 अगस्त से खंडित बंगाल का कामकाज संभालने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र बोस अपना काम कैसे करते हैं, इस पर पूरा ध्यान देना होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा और ध्यान रखूंगा कि कांग्रेस के शासन में मुसलमान पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं नवाखली भी जाऊंगा, परंतु कलकत्ता में शांति स्थापित होने के बाद। इधर दिल्ली में शाम होते ही रामलीला मैदान पर जबरदस्त भीड़ एकत्रित हो गई। स्वतंत्रता सप्ताह आज से आरंभ होने जा रहा था। आज शनिवार है और अगले शुक्रवार को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के आज होने वाले भाषण यह एक बड़ा आकर्षण है।
इस सभा में नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेता बोलने वाले हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किया है। इस कारण शुरुआत में दिल्ली प्रांत के स्थानीय नेताओं का बोलना शुरू होगा, परंतु जैसे ही सभा स्थल पर नेहरू और पटेल का आगमन होता है, भीड़ का माहौल एकदम बदल गया। सभी में उत्साह का संचार हो गया। लोग जोर शोर से स्वतः स्फूर्ति नारे लगाने लगे। जब सरदार पटेल बोल रहे थे, तब संपूर्ण रामलीला मैदान शांति में उन्हें सुन रहा था। पटेल ने विभाजन की विवशता लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु जनता को उनके तर्क ना तो पसंद आ रहे थे और ना ही उन्हें समझ में आ रहा था। इसीलिए पटेल के भाषण को अधिक उत्साहित प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगभग ऐसा ही नेहरू के भाषण के बाद भी हुआ। भीड़ निरुत्साहित होती हुई जाने लगी। दिल्ली इस समय विस्थापितों की राजधानी बन चुकी थी। बड़े पैमाने पर घर बार, मकान, दुकान, संपत्ति खोकर लुटे पिटे हिंदू शरणार्थी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। वे नेहरू, पटेल के मुंह से कोई ठोस बात सुनना चाहते थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते रहे। उन्होंने घोषणा की कि अब संपूर्ण एशिया में विदेशी शक्तियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा, परंतु मैदान में एकत्रित जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्वतंत्रता सप्ताह के पहले ही दिन सभा की शुरुआत में जैसा उत्साह और प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए थी, वैसा सभा के अंत में होते होते दिखाई नहीं दिया। देश के मध्य में स्थित नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान कार्यालय में शनिवार की रात को संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पदाधिकारी बैठे हुए थे। उनके सामने अखंड भारत का नक्शा रखा हुआ था। इस विभाजन की एकदम सटीक रेखा कौन सी हो सकती है तथा उस विभाजन रेखा के उस पार बचे हुए हिंदू सिख को कैसे बचाया जा सकता है, इस बैठक में इस पर गहन चिंतन मंथन चल रही थी। ये थी स्वतंत्रता के उस दौर में पहला सप्ताह, जब उनके पता था कि इस शनिवार के बाद जो अगला शनिवार आएगा, शुक्रवार आएगा, उसमें भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नजर आएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, भारत का अपना झंडा होगा, भारत के अपने मत होंगे, लेकिन ये जो आज़ादी थी वो विभाजित थी। विभाजन की विभीषिका के दौर में ये आज़ादी मिली थी, जहाँ कत्लेआम हो रहा था, दंगे हो रहे थे, बेटियाँ उठाई जा रही थी और निर्ममता अपनी सारी हदें पार कर रहा था। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कहानियों के साथ हम आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। इस अमृत महोत्सव में आपको सदृश उससे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। उस दौर में ले जाकर आपको आज़ादी के उस पावन परिस्थिति से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आज़ादी के मतवालों पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।